नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आज आपके साथ पिछले 4-5 दिनों से एक शब्द, एक विषय है जो गूंज रहा है, जिस पर चर्चा हर एक भारतीय कर रहा है। हर एक भारतीय, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे आप हों, और अगर कुछ चर्चा नहीं भी कर रहा है तो वो सोच जरूर रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इतने लंबे समय से आज तक नहीं हुआ तो अब क्यों किया जा रहा है। एक शब्द है, पूरा एक, वैसे तो पूरा एक बहुत बड़ा शब्द है, वाक्य है, लेकिन उसमें एक विशेष शब्द चल रहा है और वो विशेष शब्द है हत्या। हत्या वाला शब्द इस वक्त बड़ी तेजी से हमारे देश में, मेरे और आपके देश में, और हमारे आपके देश के आम लोगों के बीच और प्रमुख तौर पर राजनीतिक गलियारे में ये शब्द बड़ा तेजी से गूंज रहा है। हत्या किसकी, किसने की, किसके द्वारा किया गया और कौन इस हत्या के विरोध में खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ढेर सारे विषय, ऐसे ढेर सारे सवाल, जिनमें से सवालों के जवाब अगर मैं अपने देश के लोगों के विचारों को, जो अब तक मैं समझ पाया अपने जीवन के इतने अनुभव में, तो हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि इस शब्दावली का या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है। मैंने अमूमन भारत के समाज में वैसे तो देखा जाए तो बड़े तौर पर दो वर्ग को देखा है, लेकिन एक तीसरा वर्ग भी है। दो वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो कि एक बड़े समुदाय के द्वारा या कह लो ताकतवर समुदाय के द्वारा बोला गया ये चीज़ होना चाहिए तो सब चिल्लाने लगते, हाँ हाँ होना चाहिए, सही है। और एक वर्ग जो कि कहता नहीं, ये तो गलत है। लेकिन दोनों को ही, जो कह रहा है हाँ होना चाहिए और जो कह रहा है नहीं होना चाहिए, वस्तुतः अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को ही तथ्यों का, दोनों को ही प्रमुख बातों का, दोनों को ही सच्चाइयों का पता नहीं रहता है। अब होता क्या, जब पता नहीं रहता तो फिर अब वो तो भेड़ चाल है, चला जा रहा है। जो आगे वाला नेता यानी आगे वाला भेड़ चला जा रहा है तो बाकी सब चले जा रहे हैं। तो हम भारतीयों के साथ यही एक परेशानी कह लीजिए, दुश्वारी कह लीजिए। ये तो होगा दो वर्ग। एक आता है तीसरा वर्ग जिसकी संख्या बहुत कम है, और उस तीसरे वर्ग को मैं भारत में एक अंग्रेजी का शब्द जिसे इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है, विद्वान कहा जा सकता है, एक विचारशील व्यक्ति के तौर पर देखा जा सकता है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर पुरुष से नहीं है, व्यक्ति का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से है, तो वो भी है, लेकिन उसकी संख्या बड़ी कम है, उसकी संख्या बड़ी कम है। और जब वो इस प्रकार की बातों के लिए तथ्यों को रखने का प्रयास भी करता है तो अमूमन पहले वाले दो वर्ग उसको सुनते ही नहीं है, किनारे कर देते हैं। तो ये जो तीसरा वर्ग है, जो इसे इंटेलेक्चुअल क्लास कहा जाता है, वो आम तौर पर शांत हो जाता है, जानता है सुनेगा ही नहीं कोई तो क्यों बोलूँ मैं, या जहाँ पर सुना जाएगा वहाँ पर बोलूँ मैं। और ये जो शब्द हत्या, वैसे हत्या की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक विचारधारा वाला शब्द है, और ये आजकल बड़ी तेज़ी से गूंज रहा है। और कम से कम मैं अगर डेट याद कर पाऊँ तो डेट है 11 तारीख, 11 जुलाई के दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस दिन से ये शब्द गूंजने लगा। ये शब्द है क्या, उसके भी बारे में बात कर लिया जाए। तो कहा गया, 11 जुलाई का एक नोटिफिकेशन है, उसमें ये कहा गया कि साहब संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के, वैसे तो स्टैंप के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मुखिया तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन भारत की परंपरा में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में मुखिया तो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये जो मैं थोड़ा सा अगर किनारे हटा लूँ अपने आप को, तो संभवतः आप इस गैजेट, द गैजेट ऑफ इंडिया को देख पा रहे होंगे। ये जारी किया गया है 11 जुलाई 2024 को, और
अच्छा, मैं इसे थोड़ा और साफ कर दूं तो हो सकता है आपको और ज़्यादा साफ दिख जाए। ये जो गैजेट है, द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसे गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इधे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं आपको साथ ही साथ, गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया, यानी कि अधिसूचना जारी किया गया है। और ये तिथि देखिएगा, ये डेट है 11 जुलाई। 11 जुलाई, मैं इस 11 जुलाई की तिथि पर आऊँगा। इस 11 जुलाई को हुआ क्या है, इस गैजेट को, इस राजपत्र को 11 जुलाई को जारी करने के पीछे कारण क्या है, क्या सोच है, 11 जुलाई को ही अधिसूचना क्यों लाई गई, पहले क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि इस अधिसूचना में थोड़ा नीचे आकर देखिएगा, 11 जुलाई के ठीक नीचे आकर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 25 जून 1975 को, यानी मोटे तौर पर आज से करीब 49-50 साल पहले, भारत में एक आपातकाल की घोषणा किया गया था। और इस आपातकाल की घोषणा को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जारी किया गया था। आपातकाल, अगर मैं ये कहूँ कि भारत की राजनीति का आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान समय तक की बात करूं तो भारत की राजनीति का एक काला अध्याय है। आपातकाल जो 1975 में लागू किया गया, उससे लोगों के अधिकार छीन लिए गए। अगर मैं सारे अधिकारों की बात न करूं, मूल तौर पर अगर बात करूं तो जैसे उनके साथ स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उनके साथ समानता का अधिकार छीन लिया गया। इसी में सारे मौलिक अधिकार छिप भी जाते हैं। तो अगर ये अधिकार छीना गया तो एक आज़ाद देश, एक लोकतांत्रिक देश, एक संसदीय परंपरा का पालन करने वाले देश के लोगों के साथ अगर ऐसे अधिकार छीने जाएं, किसी भी वक्त में छीने जाएं, वो चाहे आज से 50 साल पहले हो, चाहे वो वर्तमान समय में हो या आज से 50 साल बाद की बात हो, ये अपने आप में एक मतलब तारीफ करने का स्टैंड तो नहीं है। ये निर्णय अपने आप में याद किए जाने का, और वो भी हर्ष के साथ और गर्व के साथ याद किए जाने का विषय तो नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है। 25 जून 1975 को जब आपातकाल घोषित किया गया तो मज़ेदार बात यह है कि जब ये आपातकाल लागू हुआ था तब मेरी उम्र बमुश्किल 3 साल रही होगी। मैं 3 साल का रहा होऊंगा जब ये आपातकाल, यानी मेरे जन्म से पहले ये आपातकाल आया भी था और मेरे जन्म से पहले ये आपातकाल ख़त्म भी हो गया। तो आपातकाल की क्या दुश्वारियां रही होंगी उसे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना जरूर है। और बाहर की बात नहीं करता हूँ, देश दुनिया की बात नहीं करता हूँ, अलग अलग लोगों की बात नहीं करता हूँ। आपातकाल की जो दिक्कतें रहीं, जो परेशानियाँ रहीं, उनको तो मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने, विशेषकर पिताजी ने, उसके बारे में बताया। क्या दुश्वारियाँ थीं, क्या परेशानियाँ थीं, क्या क्या चीज़ें थीं। तो अलग अलग प्रकार की बातें, दुश्वारियों की चर्चा ज़्यादा किया जाता है। और क्यों न किया जाए, जब आम आदमी की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए, उसके समानता के अधिकार को ख़त्म कर दिया जाए, और फिर बिना किसी आधार और बिना किसी तथ्य के एक, जिसे कहते नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ा होगा आप लोगों ने भारतीय संविधान के तहत। ये भी हो सकता हो कि न भी पढ़ा हो, ये भी हो सकता है कि शायद आप इस शब्द के मतलब भी ना जानते हो कि क्या मतलब होता है ये। लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कि हमारा समाज, हमारे भारत के में 3 वर्ग हैं। माफ़ करिएगा, एक वर्ग ऐसा है जो हाँ में हाँ मिलाता है, भागता चला जाता है। एक वर्ग ऐसा है जो ना में ना मिलाता है, वो भी भागता चला जाता है। एक रुकता है, ठहरता है, देखता है क्या है, किस लिए है। तो वो वर्ग थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा छोटा है, इसलिए अक्सर उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है। फिलहाल इमरजेंसी पर आ जाते हैं, जिसके लिए ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत करने का यह अधिसूचना जारी कर दिया गया। अब एक छात्र होने के नाते, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊं, छात्र होने के नाते घटना पर आता हूं। तो भैया चलिए, आप लोगों की परीक्षा की तैयारियों में एक दिवस और जुड़ गया। और वैसे भी अगर मैं याद कर पाऊँ तो पिछले 10 वर्षों में दिवस तो बहुत सारे हो गए हैं, इतने दिवस हो गए हैं कि अब तो याद भी नहीं आते कौन कौन से दिवस हो गए हैं, है कि नहीं।
बहुत सारे दिवस। अब तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को दिवस घोषित करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो रात्रि घोषित करना पड़ेगा कि फला रात्रि, फला दोपहर, हाँ दोपहर भी नहीं, रात्रि और मध्य रात्रि, इस तरह की बातों को घोषित किया जाएगा। खैर, तो इतने दिवस आ गए हैं, उनमें एक दिवस और भी आ गया जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सही बात बताऊं तो जब इस समाचार को मैंने सुना, मैंने भी एक सामान्य नागरिक होने के नाते, ठीक है हो रहा होगा कुछ, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मूलभूत मुद्दों पर गया कि भाई इमरजेंसी लगी थी, विषय खराब था, निर्णय खराब था जो लिया गया था, तो उसका विरोध किया जा रहा है। इस समाचार के आने के कुछ घंटों बाद मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर कुछ बच्चों ने इसी नोटिफिकेशन को दिया, और देने के बाद उन्होंने कुछ बातें लिखी और कहा कि सर ये है क्या, ये वो नया वर्ग है देश का जो कि वास्तविक तौर पर आने वाले समय का इंटेलेक्चुअल क्लास का मेंबर बनने जा रहा है। कई बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि, और सबसे पहला मुझसे पूछा था एक बिटिया ने पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा बिटिया का, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि सर ये है क्या, और अगर ये है तो आज इतने 50 सालों बाद इसको इतने उस तरह से क्यों किया जा रहा है। 25 जून तो बीत भी गया है, इसकी अधिसूचना 11 जुलाई को क्यों जारी की जा रही है। करना था तो 25 जून के पहले करते इसी साल और 25 जून से मना लेते, हो सकता था। मैंने भी कहा हो तो सकता था, फिर भी मैंने कहा बेटा अभी फ़िलहाल तुम एक छात्र होने के नाते इस डेट को अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा जो पेपर आने वाले पीसीएस का पेपर जो सितंबर और अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, उसमें इस दिवस के बारे में पूछा जाए। सरकारी गजट है, सरकारी राजपत्र है तो पूछा जाए, फिलहाल याद कर लो। लेकिन उस बच्चों के सवाल ने मेरे दिमाग को खटखटाया कि साहब ये है क्यों। सवाल तो सही था कि 50 साल बाद क्यों याद किया गया, और याद तो बहुत पहले से कर रहे थे, तो अब दिवस मनाने के बाद 50 साल बाद क्यों आई। चलिए 50 साल छोड़ देते हैं, इन पिछले 30 सालों में अगर बांट दिया जाए तो 30 सालों में राजनीतिक तौर पर, सत्ता के तौर पर देखा जाए तो करीब 16-17 साल तो भाजपा की सरकार ने रूल किया है। तब क्यों नहीं हुआ, इन 16-17 सालों में क्यों नहीं हुआ। हटाइए 16-17 साल के 6-7 साल, पिछले 10 वर्षों में इस बात को क्यों नहीं याद किया गया। ऐसे ढेर सारे सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगे, आने लगे। कुछ तो दाल में काला है दया, है ना। आप लोग देखे होंगे टीवी सीरियल सीआईडी कि दया कुछ तो काल में डाला है, मतलब दाल जो है वो काली लग रही है। मेरा दिमाग मुझे कहने लगा दाल में काला नहीं है, यहाँ तो दाल में पीलापन ढूंढने की कोशिश की जाए, क्योंकि दाल ही पूरी काली लग रही है। और पिछले 10 सालों में तो देख ही रहे होंगे दाल ज़्यादा ही काली दिख रही है, पीली दाल का तो अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि मंत्री तो इस बात को कहते हैं कि साहब दाल दाल चिल्लाते हो। भारत में यानी हमारे उत्तर प्रदेश में तो तमाम प्रकार की दाल हैं और कोई भी ऐसी दाल नहीं है जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो। तो ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद लगता है कि दाल वास्तविक तौर पर पूरी तरह से काली हो चुकी है, और उस काली दाल का ही एक परिणाम ये भी दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा अब हम लोग आ जाते हैं राजनीति से बाहर, तो 1975 के वर्ष को याद करते हैं। तो 1975 वर्ष को याद करें तो एक खबर आपके सामने दिख पा रही होगी, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति, उस जमाने के राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। मैं थोड़ा सा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वे पर आपको बात करता हूं, और वो ये कि आपातकाल की घोषणा, वैसे मैं आपको बताऊं तो ये आपातकाल की घोषणा संवैधानिक तरीके से ही की गई थी। ये आपातकाल की घोषणा संवैधानिक तरीके से किया गया था, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान दिए गए थे 352 के तहत। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं इस आपातकाल का समर्थन कर रहा हूँ, समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। तो ये आपातकाल तो संविधान की प्रक्रिया के तहत ही किया गया था। जैसे आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 3 प्रकार से भारत पर आपातकाल लगाने की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, जिनमें से एक अगर बाह्य आक्रमण हो जाए, जिनमें से एक अगर विद्रोह की दशा बन जाए, और एक
जिसे आंतरिक अशांति कहा जाए। ये जो 1975 का आपातकाल लगा था, तो इसको गौर से पढ़िएगा। मैं जरा किनारे हट जाता हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय द इंटरनल डिस्टर्बेंस। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। एक शब्द आप देख पा रहे होंगे, तो एक शब्द लिखा हुआ है कि इस आपातकाल को किस तरह से घोषित किया गया था, किस आधार को बनाकर घोषित किया गया था। मैं किनारे क्यों हूं, आपको दिख पा रहा होगा। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय द इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द हम लोगों के संविधान में लिखा हुआ था। 78 में इसको बदला जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन तब तक तो ये शब्द था। इस शब्द का ही प्रयोग करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस बात को कहते हुए कि भारत की सुरक्षा को आंतरिक अशांति की ओर से खतरा है। अब इसको लेकर देखिए दो तरह की बातें होती हैं, मैं उन दो तरह की बातों पर नहीं जाऊंगा। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ये इंदिरा गांधी की तात्कालिक मजबूरी थी, उस वक्त विपक्ष के द्वारा एक ऐसी परिदशा तैयार कर दी गई थी जिसके बाद उनको इस प्रकार का कदम उठाना पड़ गया था। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब ऐसी कोई दशा नहीं थी, और अगर ऐसी दशा थी तो पूरे देश में आपातकाल लगाने की जरूरत ही क्या थी। सरकार को आइडेंटिटी करना था, पहचान करनी थी कि वो कौन कौन लोग थे जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको आपको गिरफ्तार करना था। नीचे भी देखिएगा तो लिखा हुआ है प्रिवेंटिव अरेस्टेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव अरेस्टेड की बात कही गई है। प्रेस सेंसरशिप इम्पोज्ड किया गया। ये सारी बातें लोगों की स्वतंत्रता, लोगों के बोलने की आज़ादी, लोगों के समानता के अधिकार को खत्म करता है। ओवरऑल आज़ाद देश को लेकर इस प्रकार के आपातकाल की बात करें तो ये गलत था, एक गलत निर्णय था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। मैं उस विचार विमर्श पर नहीं जाऊंगा जिसमें कुछ लोगों ने कहा नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे में कुछ लोग तर्क भी देते हैं कि साहब हुआ ये कि जो विपक्ष के नेता रहे उन्होंने तो सेना को भी जोड़ने का काम किया, कि सेना से भी कहा गया कि विद्रोह करो और सत्ता परिवर्तन कर दो, सत्ता पलट दो, तख्ता पलट दो, इस तरह की कुछ बातें कही गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि आपातकाल बहुत बढ़िया था, सब कुछ सही हो गया था, सरकारी अधिकारी बिल्कुल समय से आते थे, अपना टाइम बिल्कुल घड़ी मिला लीजिए। सरकारी अधिकारी के ऑफिस में पहुंचने के साथ आप अपने ज़माने की जो घड़ी HMT घड़ी जो हुआ करती थी उस ज़माने की, उसको मिला सकते हैं और सुई भर सकते हैं। एकदम राइट टाइम, ट्रेनें राइट टाइम चलने लगी थी, ऑफिस में अधिकारी और कर्मचारी राइट टाइम आने लगे थे। महंगाई की दर, महंगाई जो अब बेतहाशा बढ़ती दिखाई पड़ रही थी वो रुक गई थी, यानी सब कुछ सही होता दिखाई पड़ रहा था, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए वैसे भी अगर मैं बात बताऊं कि कोई भी कार्य अगर किया जाता तो उस कार्य के हमेशा दो ही प्रतिक्रिया होती, अच्छी और बुरी। तो निश्चित सी बात है कि अच्छी और बुरी हुई होगी, लेकिन अच्छी कितनी और बुरी कितनी, तो मुझे तो लगता है जो घटना हुई वो बुरी ज़्यादा अच्छी कम है। अगर लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए जाए, समानता के अधिकार छीन लिए जाए, उनके बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये बुरी बात है, क्योंकि इन तीनों के से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, एक वो भी लोकतांत्रिक देश में। तो लागू कर दिया गया इमरजेंसी और कुछ अगले 19 महीने तक ये इमरजेंसी लगी रही बड़े बड़े नेताओं को। और मज़ेदार बात यह है कि विपक्ष के नेताओं को ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं को भी पकड़ा गया था, और उनमें एक नाम आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री का, चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी को भी पकड़ा गया था जो और गिरफ्तार किया गया था, उनको हरियाणा में बंद किया गया था। और वो सत्ता पक्ष, वो तो कांग्रेस के ही मेंबर थे, उनको भी बंद किया गया। यानी एक तरीके से हर वो आवाज़ जो उठ सकती थी विरोध में, या जो विरोध में खुलकर भी ना आती सामने, उनको बंद किया जाने लगा। इस घटना को याद करके अगर देखा जाए, इमरजेंसी इन इंडिया, द डार्केस्ट 19 मंथ इन इंडियन हिस्ट्री, ये शब्द भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल लगा दिया गया इमरजेंसी, बीत गया। उसके बाद आप देखोगे तो सन 77 का जो चुनाव होगा वो एक बहुत ही बहुआयामी चुनाव रहा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस को अगर दक्षिण भारत में छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत से तो लगभग सूफड़ा साफ था, खत्म। लेकिन अगले 3 वर्षों के बीतते बीतते
जो जनता सरकार थी, जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया था, प्यार किया, मोहब्बत किया, कंधों पर बैठाया, सर पर बैठाया, अचानक सर पर बैठाए उसी जनता सरकार को, जिसे कहते नहीं, वो टोकरी मान करके उठाकर फेंक दिया। फेंक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 80 तक आते आते 1980 तक आते आते फिर एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी को वापस चुन लिया गया। अब इसके कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, अब उन कारणों पर हम लोग नहीं जाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल अब 11 जुलाई को, अब हम लोग वर्तमान परिस्थिति में आ जाए तो 11 जुलाई को फिर क्या हो गया कि ऐसा आदेश पारित करना पड़ गया। अब जरा कुछ देर के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं, इस साल के फरवरी मार्च के महीने में चलते हैं, जब आम चुनाव इस देश के लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान का जो एक बार फिर से मसला उठा वो बड़ी तेजी से उठा। संविधान, विशेषकर विपक्ष ने संविधान को बड़े मुद्दे के तौर पर उठा लिया और हुआ कुछ ऐसा कि एक नारा दिया गया सत्ता पक्ष की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि भाई इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी सरकार, कोई भी नेता दे सकता है और ये कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं कही गई। लेकिन हुआ ये कि भाजपा के कुछ नेताओं ने, एक कर्नाटक के नेता हैं और एक आपके जो अयोध्या वाली सीट पड़ती है वहाँ के एक नेता हैं, इन दोनों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, इन दोनों ही लोगों के द्वारा पब्लिक में, बहुत बड़ी पब्लिक में तो नहीं लेकिन छोटी छोटी मीटिंग में ये कहा गया और जिसके वीडियो क्लिप्स हम लोगों के पास यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर आने लगे कि 400 पार का नारा इसलिए दिया है प्रधानमंत्री ने क्योंकि ये जब ये संख्या मिल जाएगी अगर हमें लोकसभा के अंदर, तो हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान के बदलने के साथ साथ जिस एक मुद्दे को और सत्ता पक्ष के ही कुछ नेताओं के द्वारा कहा गया, उसमें कहा गया ये जो आरक्षण वाली व्यवस्था है वो भी खत्म कर देंगे। इसको लेकर के विपक्ष की ओर से एक बड़ा मुद्दा बना लिया गया और वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो एक डरावना विषय था कि संविधान बदल दिया जाएगा, जिसमें रिजर्वेशन जैसे मुद्दे हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। ये वास्तविक तौर पर एक डरावना मुद्दा है। और अब आ जाइए थोड़ी देर के लिए जून के महीने में ये क्यों किया गया, इसके भी बारे में आपको बता दूं मैं कि क्यों किया गया, ये डिक्लेरेशन क्यों किया गया। तो हुआ ये कि 24 जून 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक घटना घट रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो लॉ फैकल्टी है, वो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर रही है और वो प्रस्ताव है कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंट को उनके फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर और थर्ड ईयर के सेमेस्टर में मनुस्मृति के कुछ पाठ को पढ़ाया जाएगा। मनुस्मृति के कुछ पाठ को पढ़ाया जाएगा। मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसमें आप गौर से अगर देखेंगे, आपने कभी वैसे तो संस्कृत की किताब है तो आमतौर पर आम आदमी ने पढ़ा नहीं है, आम आदमी पढ़ भी नहीं पाता है। संस्कृत अपने आप में थोड़ा एक टिपिकल लैंग्वेज के तौर पर हम भारतीय मानते हैं, तो उसको पढ़ा नहीं गया। लेकिन जो उसका सार तत्व निकल कर आता है वो ये कि मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसमें दलित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं, इनके साथ जितना ज़्यादा घृणा से भरकर कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा घृणा से भर कर कह सकता है, कर सकता है, इन बातों को रखा गया मनुस्मृति में। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, दलित वर्ग, शोषित वर्ग और महिलाओं के लिए जितनी ज़्यादा घृणा हो सकती है एक इंसान के मन में, जितना ज़्यादा घृणा इस तीन वर्गों के लिए हो सकता है, उतना ज़्यादा घृणा से भरपूर इस किताब में लिखा गया है। और एक वर्ग ऐसा है जिसे हम भारत का उच्च वर्ग कह देते हैं, सवर्ण वर्ग कहते हैं, जिसकी भावनाओं में अभी भी शायद ये सारी चीज़ें रहती हैं और आप इसको आप देख भी सकते हैं समाज में, आप अलग अलग हिस्सों पर, तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति को लेकर सर्वसम्मति से पारित किया गया ये फैसला था। ये 24 जून का फैसला है, यानी कुछ महीने भर भी पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को 11 जून के इस नोटिफिकेशन के आने को, मसले को समझिएगा, जो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि हम लोग
उस इमरजेंसी को लेकर एक ऐसा दिवस मनाने जा रहे हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। अगर था तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुआ? 2014 से 2024 लगातार तीसरी बार की सरकार है तो होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था कि इस अधिसूचना को जारी करने के पीछे का कारण कुछ और था, और वो कारण आम लोगों के बीच न चला जाए, जिससे इस चुनाव में जो एक आप कह सकते हो कि वर्तमान सरकार की जो एक डुगडुगी बज गई है, उस डुगडुगी को ढोलक न बना दिया जाए, उस वजह से इस मामले को दबाने और छिपाने का प्रयास किया गया। 2024 के चुनावों को गौर से देखिएगा तो आप गौर से देखेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को गौर से देखिएगा। चुनाव से पहले के चेहरे की चमक और चुनाव के बाद के चेहरे की चमक को आप बहुत अंतर पाएंगे। ठीक है कि मंच पर संसद में भाजपा और प्रधानमंत्री दोनों चिल्लाते हैं और कहते हैं हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। जीत गए, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल जीते, संख्या के बल पर जीते हैं। लेकिन जिस जीत की उम्मीद थी 400 पार, वो तो नहीं हो पाया। तो एक तरीके से ये मतलब होता नहीं, अपने ही आत्मविश्वास, अपनी ही बात का हार था। खैर उस पर नहीं आऊँगा, हम लोग आ जाते हैं मनुस्मृति पर। तो 24 जून को डिक्लेरेशन नहीं, एक मीटिंग होती है, लॉ फैकल्टीज़ की मीटिंग होती है, जिसमें मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल करने की बात आती है। ये बात तो सच है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे देश में 2 वर्ग है। एक वर्ग ऐसा है जो हाँ 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 करता चला जाता है, उसी वर्ग का ही एक और वर्ग कह लो नाना करता चला जाता है। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो हर चीज़ को तराजू पर तौल कर देखते हैं, तो उस प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने जब तराजू पर तौला तो मनुस्मृति एक ऐसी किताब दिखाई पड़ी जो समाज को फिर से बांटेगा, समाज को फिर से तोड़ेगा, और समाज में जितनी गंदी व्यवस्था जो संविधान के लागू होने के बाद से साफ की जा चुकी थी, उसे फिर से वापस ला दिया जाएगा। तो उस प्रबुद्ध लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि साहब ये तो गलत है, ये तो गलत है। आवाज़ जब गलत की, वो भी इंटेलेक्चुअल क्लास से आया और जिसने तर्क के आधार पर इसको गलत बता दिया। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपकी बातों को जब तर्क के आधार पर कोई व्यक्ति सही साबित करने का प्रयास करता है तो उसको कोई काट नहीं पाता है, और जब उसको गलत तरीके से लाने का प्रयास करेगा, आप तर्क के आधार पर उसको बोलेंगे तो भी कोई काट नहीं पाएगा। शाम तक का एक नतीजा ये आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर महोदय ने, वाइस चांसलर साहब ने एक वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड किया कि ऐसा विषय आया था, लेकिन उस विषय पर जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया, जो एक बात बनी, उसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है। ये बात कुछ समय के लिए आई और गई जैसी हो गई, लेकिन ये मामला निकला, दिल्ली विश्वविद्यालय की दीवार से बाहर निकला, और ये मामला अब थोड़ा बड़ा होने लगा था। मार्च 24 से संविधान को लेकर के घिरी हुई वर्तमान सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि यार अब क्या किया जाए। अगर ये मसला बड़ा हो गया तब तो मतलब जितना डुगडुगी अब तक बजाता, ये तो ढोलक और ड्रम में परिवर्तित हो जाएगा और इसकी बड़ी परेशानी आ जाएगी। इस वजह से मनुस्मृति की उठने वाली बातों और विवाद को दबाने के लिए सरकार ने एक सोची समझी रणनीति का प्रयोग करते हुए उस मामले को दबाना ही बेहतर समझा। तो अब उस मामले को दबाने के लिए निश्चित सी बात है कि मैं अगर जैसे एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ, ये एक छोटी सी लाइन है, अब इस लाइन को अगर मुझे छिपाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इस लाइन को मिटा सकूं, और मिटाने का तरीका ये कि जितने लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, या तो उनको मार दूं, जिन्होंने इसका विरोध किया उनको समाप्त कर दूं, यानी कि उस वर्ग को गायब कर दूं। वो हो नहीं सकता, वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, छोटी दीवार के आगे एक बड़ी दीवार खींच देते हैं, छोटी दीवार अपने आप छिप जाएगी। बस ये 11 जून को आने वाली अधिसूचना, जिसमें संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही गई है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल करने और उस मामले को बड़ा होने से बचाने के लिए सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी सरकार की फजीहत होने से बचाने के लिए इस प्रकार का फैसला कर बैठे। शोर शराबा ज़्यादा हो गया, इस वक्त आप देख रहे होंगे तो सरकार के जो विभिन्न प्रकार के प्रवक्ता हैं वो इसके ऊपर बड़ा शोर कर रहे हैं, ये है वो है, हत्या हो गई। कहाँ हत्या हो गई भाई?
पहला सवाल तो यही कि साहब ये पूरा जो शब्द ढूंढा गया कि संविधान हत्या दिवस, ये शब्द ही ये साबित करता है कि सरकार बहुत ही नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि किसी सरकार को होना नहीं चाहिए था। इसको हम लोग अगर मान लो इमरजेंसी को विरोध करना था और अगर सरकार का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मुझ जैसे एक साधारण आदमी से सलाह मांगते तो मैं कहता कि बिल्कुल आपातकाल का विरोध करना चाहिए और जमकर करना चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपातकाल की हत्या नहीं है। इस शब्दावली में तो हम मार रहे हैं, हम समाप्त कर रहे हैं अपने संविधान को। इससे एक मैसेज और जा रहा है जनता के बीच में, वो ये कि क्या आने वाले समय में ये सरकार संविधान की हत्या करने की तो तैयारी नहीं कर रहा है। अभी देखिए, इस पर अभी कुछ लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है कि ये जो दिवस मनाने की बात है, ये तो सरकार के उस महत्वाकांक्षी विचार का एक छोटा सा नमूना और सरकार ने खबर दे दी है जनता को कि तैयार हो जाओ, संविधान की हत्या करने जा रहे हैं हम। भले ये विचार सरकार का न हो, ये विचार न तो हमारे नरेंद्र मोदी का, ना अमित शाह का, किसी का ना हो, लेकिन जनता के बीच कुछ लोगों के बीच ये बातें होने लगी हैं। अब अगर मुझ जैसे आम आदमी से अगर सरकार ने थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढ लिया होता, वैसे भी मेरी वीडियो में मेरे नंबर तो रहते ही हैं, तो मुझसे सलाह लिया होता तो मैं इसके लिए कुछ और नाम सुझा देता। जैसे इसको मैं कह सकता था कि संविधान के उत्कर्ष का दिवस मनाया जाए, संविधान को हम एक सुरक्षित परिवेश में ले जाकर दिवस मनाने की बात करें, या मैं इसे कह सकता था कि एक ऐसे तौर पर शुरू किया जाए जिसे कहा जाए कि इस दिवस को कुछ ऐसे मनाया जाए कि लोकतांत्रिक रक्षक दिवस मनाया जाए। लोकतांत्रिक रक्षक दिवस, मामला तो पूरा इमरजेंसी को लेकर है, तो मैं इसको, मेरा अपना विचार था कि मैं इसको नाम देता लोकतांत्रिक सैनिक दिवस। और ये नाम मैं क्यों देता वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये नाम मैं इसलिए देता क्योंकि मैं उन सभी सैनिकों को सम्मान देता जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में 19 महीने जेल में बिताने के बाद जोश से बाहर निकल करके फिर से अपने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को, अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान, गौर करिएगा, जिसके लिए सरकार ने हत्या शब्द का प्रयोग किया है, लोगों ने तो उसको बचाया था ना, तो क्यों नाम दे रहे हैं हत्या का? जब बचाया गया संविधान को, लोकतंत्र को, तो उसको कुछ ऐसे नाम देना चाहिए था, कुछ ऐसा काम करना चाहिए था। इस एक विचार से सरकार का जो एक नेगेटिव थॉट लोगों के बीच में जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में दिन ब दिन बढ़ेगा, अगर ये दिवस अगले वर्ष से मनाया जाने लगा, चौक चौराहों पर मनाया जाने लगा, तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं कि ये भारत के अंदर एक बार फिर से अशांति की प्रक्रिया को जन्म देगा, देश में अशांति लेकर आएगा। क्योंकि मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, क्योंकि भारत में एक वर्ग को नहीं पता है कि ये क्यों किया जा रहा, और एक वर्ग को ये पता है कि ये क्यों किया जा रहा है, तो उसकी वजह से एक लड़ाई होने वाली है। और वैसे भी हमारा आम भारतीय तो भेड़ बकरी की तरह चलता है ना, उसे तो मतलब ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो बस अपना सींग निकाल कर लड़ना शुरू कर देगा। तो ये वास्तविक तौर पर अगर चल गया और आने वाले समय में इसका सुधार नहीं किया गया, तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी अशांति को जन्म दिया जा रहा है, जन्म देने की नींव हो चुकी है। बच्चे ने गर्भ धारण कर लिया है और अगले वर्ष ये बच्चा जन्म लेने वाला है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है। यानी कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत इस पूरे दिवस को मनाने के लिए साफ नहीं है, वो शायद हो सकता हो कि अगले वर्ष गली गली, चौक चौराहे, शहर शहर, पूरे देश में दिखाई पड़ जाए और एक मैसेज जाए कि वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का विचार ठीक नहीं है। ये मैं सोच पा रहा हूं उस हिसाब से बता रहा हूं। तो इसके लिए अगर ऐसा कुछ मनाया जाता, कुछ ऐसा किया जाता, तो ज़्यादा बेहतर रहता और ये एक थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच होकर चला जाता और सरकार को एक अच्छे विचार से प्रस्तुत कर पाता। और इसी के साथ सरकार एक काम और कर देती, और वो काम क्या करती कि इस लोकतांत्रिक रक्षा के जो सैनिक थे उनके लिए कुछ राज्यों में देखिए पेंशन की व्यवस्था है, और आपको एक मज़ेदार बता दूं
आपातकाल के दौरान जिन्होंने इसका विरोध किया, जो जेल में बंदी हुए थे, उनको लेकर एक पेंशन की व्यवस्था शुरू की गई थी। और मज़ेदार बात बता दें, जिस इस पेंशन की व्यवस्था शुरू करने की काम किया गया, वो शख्स, वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व कोई और नहीं था, वो वर्तमान समय की समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जिनको हम लोग नेताजी कहकर, धरती पुत्र कहकर सम्मानित करते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले कोई शख्स ऐसा था जिसने इमरजेंसी के विरोध में 2005 वर्ष में, यानी कि अगर आज से जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 30 साल का दौर बीत रहा होगा, तो जिस एक व्यक्ति ने, जिस एक राजनेता ने उस जमाने के लोगों को, जमाने के सैनिकों को, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया था, उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, तो वो मुलायम सिंह थे, जिन्होंने उस समय 2005 में जो शुरुआत किया था कि इस प्रकार के पेंशन बढ़िया, उनके लिए बता नहीं, एक बहुत बढ़िया सा नेम प्लेट टाइप का बनवाया, शानदार, सम्मानित किया गया। 500 रुपये हर महीने उनको राशि दिया जाएगा। 2005 की बात कर रहा हूं। तो ये शुरुआत कर दिया गया। बस में, चूंकि ये मामला राज्य सरकार का है, राज्य सूची का विषय है, तो मुलायम सिंह जी ने इसको ये कहा कि ऐसे सभी जिनको ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, जिनको ये आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, वो सभी लोकतांत्रिक सैनिक अपने किसी अटेंडेंट के साथ राज्य की जो बस सेवा है उसमें वो बैठ सकते हैं, उनके लिए सीट आरक्षित होगी। बस किसी भी प्रकार की होगी, किसी भी प्रकार का मतलब है वो बिना एसी वाली बस भी हो सकती है, वो एसी वाली बस भी हो सकती है, यानी किसी भी बस में उनको फ्री फैसिलिटी दिया जाएगा। आई कार्ड होना चाहिए और साथ में एक अटेंडेंट, यानी 2 लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए थी। हमारी वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उसको ऐसे करती कि जो कितने ही लोग बचे होंगे, मुश्किल से हमको लगता है 1,500-2 हज़ार लोग बचे होंगे उस जमाने वाले, अरे चलो 10,000 बचे होंगे, हटाओ 10,000 लोग बचे होंगे। इन 10,000 लोगों को एक फैसिलिटी बढ़ाई जा सकती थी कि आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन कोई भी हो सकती है, वो राजधानी भी हो सकती है, शताब्दी भी हो सकती है, अब वो तो नई नई वाली जो पिछले 10 सालों में ट्रेनें चली हैं उनमें भी हो सकती है, जो तमाम नाम प्रकार की चल रही हैं उनमें भी दिया जा सकता था। ये पॉजिटिव अप्रोच हो सकता था सरकार का, और तब इमरजेंसी का चोट और ज़्यादा गहरा लग सकता था। लेकिन सरकार ने जो नाम दे दिया उससे तो सरकार खुद ही घिर रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेगेटिव अप्रोच। और पूरी दुनिया में अगर गूगल मैंने भी किया तो मुझे हत्या दिवस टाइप का कोई मिला नहीं, यानी दुनिया के किसी भी देश में हत्या दिवस टाइप का कोई भी दिवस नहीं मिला। हाँ, एक हल्का सा दिखाई पड़ा था आत्महत्या दिवस का विरोध करने की बात, तो उसको लेकर आया, लेकिन हत्या दिवस तो दुनिया का कोई भी देश जो संविधान का पालन करता है, लोकतंत्र का पालन करता है, वो तो नहीं कर रहा है। एक आश्चर्यजनक तरीके से देखा जाए तो बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही विरला, बड़ा ही अलग नाम, लेकिन नकारात्मकता से यानी नेगेटिविटी से भरा हुआ नाम लिया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस लोकतांत्रिक पेंशन, सैनिक पेंशन की अगर बात करें तो इस पर अगला बड़ा काम जिस व्यक्ति ने किया था वो थे मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिसने इस पेंशन को बढ़ाकर अच्छा खासा अमाउंट कर दिया, मोटे तौर पर करीब करीब 20,000 के आसपास तक ला दिया। इन 2 लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता ने इस बात को लेकर कोई काम नहीं किया। इवन मैं आपको भाजपा के ही एक बुजुर्ग और इस इमरजेंसी के शिकार हुए एक नेता की बात बताता हूं। रामाधीन सिंह साहब हैं, जो कि भाजपा से ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, वो बीमार पड़े और एक डिक्लेरेशन आया था कि पेंशन बढ़ेगी और इन प्रकार के सैनिकों को थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा, फ्री इलाज हो पाएगा। ऐसी कोई फैसिलिटी दी नहीं गई। ये वो व्यक्ति है जो भाजपा के अंदर का व्यक्ति है, जो भाजपा का नेता है और आज का नहीं, AVBP बने बहुत पुराने ज़माने से सदस्य के तौर पर है। तो कुछ ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और मनुस्मृति को लेकर देखिए कितना रहा। भारत में जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने मनुस्मृति जैसी किताब को जला करके आने वाले समाज को एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत किया था, वो हुआ करते थे ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर, जिनको महात्मा की भी उपाधि दी गई। उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाया था और याद किया था प्रभु श्री राम को कि श्री राम के ज़माने में, भगवान श्री राम के ज़माने का समाज देखो साहब। वास्तविक तौर पर वो व्यक्ति
राम जी के अस्तित्व को और राम जी के व्यक्तित्व को स्वीकार करती थी। इसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया था दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा, जिन्होंने जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहा था उस दौरान जलाया था। और एक किताब स्वीकार किया गया था जो कवि कम्बन के द्वारा लिखी गई थी, जिसको कम्बन की रामायण कहा जाता है। यानी एक बार फिर से भगवान राम को याद किया गया। भगवान राम के जीवन को चरित्रार्थ करने की बात याद तो आज भी किया जाता है, लेकिन चरित्रार्थ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर भगवान राम के चरित्र को चरित्रार्थ किया जाता तो शायद ये नाम जो रखा गया संविधान हत्या दिवस, ये नाम आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भगवान श्री राम जबान पर हैं, दिल में नहीं है। नाम जबान पर रखा गया, बल्कि उतारना चाहिए था दिल के अंदर। चलिए खैर, फिर आगे चलकर देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर बनते और उन्होंने भी मनुस्मृति को जलाया और जला करके एक ऐसे संविधान को बनाया जिसमें लोगों को स्वतंत्रता, समानता के अधिकार दिए जा सके, और जिसके लिए एक लंबी कोशिश किया गया। फिर आप जानते ही हैं, लगभग मोटे तौर पर 3 वर्ष का, 2 साल 11 महीने 18 दिन का प्रयोग किया गया लगा संविधान को बनाने में। तो एक पूरी कोशिश ऐसी रही। ये वो लोग थे जो समाज को एक पॉजिटिव अप्रोच की ओर लेकर चल रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने ये एक बड़ा ही गलत फैसला, एक बड़ा ही गलत नाम लिया है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, और अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं ऐसा कुछ नाम जरूर सुझाऊंगा ताकि हम अपने पुरानी घटनाओं को भी इस ढंग से प्रस्तुत करें कि उसको हम जनता के बीच जब लेकर जाएं तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच पर जाए, वो एक सकारात्मक विचार के साथ तौर पर जाए, वो एक सृजनात्मक विचार के तौर पर जाए। जिस भी व्यक्ति ने नाम सुझाया है, जिस भी व्यक्ति ने नाम सोचा है, ही वॉज हाईली नेगेटिव अप्रोच मैन, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार का आदमी है। जिसने भी ये नाम सुझाया है हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, वो व्यक्ति, जो भी उनका सचिव वगैरह जो भी है, बहुत ही गलत विचारधारा के साथ उसने इस नाम को सुझाया है। फिलहाल जो भी है, इसका मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया। चूँकि मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था कि ऐसा क्या था, तो इसके पीछे बस एक कारण था कि मनुस्मृति के माध्यम से एक बार फिर से भारत को उस अंधकार के युग में ढकेलने की जो तैयारी चल रही थी, जो सफल नहीं हो पाई, तो सफल न होने वाली तैयारी को रोकने के लिए, या शायद कुछ और गलत हो सकता था आने वाले समय में, तो उस बात को ढकने के लिए, होता नहीं है जैसे बच्चे खेलते हैं और हारने लगते हैं तो तुरंत लूडो में गोटियां बिगाड़ देते हैं, हाँ खत्म खत्म खत्म, नया खेल नया खेल। ये कुछ वैसा ही है। मनुस्मृति जो खेल बिगाड़ सकती थी, तुरंत लूडो के पासों को, लूडो के गोटियों को हिलाया, बिगाड़ा गया और नया खेल शुरू कर दिया गया। फिलहाल मुझे लगा, बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर इसके बारे में कुछ आपको लगता क्या है, आप अपने विचार व्यक्त करिएगा, तो मैंने विचार व्यक्त कर दिया है, अपनी बातें बता दी, कारण भी बता दिया। इस दिवस को मनाने के पीछे इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल का विरोध कम है, मनुस्मृति जो लागू की जा सकती थी या की जा सकती है, उस बात को दबाने का प्रयास है। ये एक कोशिश है, ये एक प्रयास है कि अपने द्वारा उठाया गया एक गलत कदम, जो कि शायद आज की राजनीतिक पारी में गलत हो सकता था, बस वो कहते नहीं है LBW होने से बचने का प्रयास किया गया, और कुछ नहीं है। हिट विकेट हो सकता था, उससे बचने का प्रयास किया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा, विचार करिएगा इस मुद्दे पर। यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, ये आने वाले समय में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सोचिएगा, विचार करिएगा, आप सब लोग करिएगा। भेड़ मत बनिएगा कि सब एक दिशा में भागे जा रहे हैं, या तो हाँ हाँ या तो ना ना। आप सभी लोग देश के नौजवान हैं, देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य को कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया, किसी 2 व्यक्ति ने कह दिया, तो इसका मतलब वो सच नहीं है कि रस्सी अगर टेढ़ी मेढ़ी है और 2 लोगों ने बोला देखो सांप है, तो सब लोग खड़े हो जाएं और लाठी लेके मारने लगे, हाँ सांप ही है। फिर कोई एक आदमी निकल कर आए, अरे मूर्खों ये रस्सी है। तो ऐसा मत करिएगा, मूर्ख मत बनिएगा, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।